नमस्कार। वितस्ता वेंचर्स के सभी चाहने वालों को, दर्शकों को, श्रोताओं को हमारा नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हर एक रविवार वितस्ता वेंचर्स के इस मंच पर हम कुछ खास मसले, कुछ मुद्दे लाते हैं और उनसे जुड़े जमीनी लोगों को, जिन्होंने उस मुद्दे पर काम किया है, जो कुछ नई बात बता सकें और केवल बहस के लिए बहस नहीं करें, ऐसे लोगों को हम लोग लाते हैं। केवल बहस के लिए बहस करना हमारा ध्येय नहीं होता है। आज की यह बातचीत हमारी करीबन 38वीं है इस कड़ी में, यानी 4-5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। और आज का जो हमारा विषय है वह है कोविड और NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के आईने में स्कूली शिक्षा। हमारे साथ 3 मेहमान हैं और तीनों मेहमान कहीं ना कहीं शिक्षाविद हैं। वह स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रमों, प्रकल्पों में ही काम कर रहे हैं। हमारे पहले मेहमान हैं अमिताभ नाथ जी। अमिताभ क्वेस्ट अलायंस के एसोसिएट डायरेक्टर हैं और अभी फिलहाल पटना में रहते हैं। पटना में और देवघर में, समस्तीपुर में बेसिकली क्वेस्ट अलायंस का एक कार्यक्रम चलता है, आनंदशाला, जो सरकारी स्कूलों के साथ ही है। करीबन 1 दशक से अमिताभ उस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अभी हाल में 1 आध साल से इन्होंने देवघर में भी शुरू किया है और कई और जगहों पर भी शुरू होने वाला है। ये BEPC के साथ मिलकर यह कार्यक्रम होता है। हमारे बाकी के 2 अतिथि गांधी फेलो हैं, उसमें से एक अभिषेक रंजन है और इन्होंने सरकारी स्कूल.in नाम का प्रकल्प शुरू किया है और जमीनी लोग हैं। काफी स्कूलों के बारे में इनको जानकारी है। दिल्ली में भी रहे हैं और दिल्ली में भी काम किया है, गुजरात में भी काम किया है। हम इनसे भी समझेंगे। हमारे तीसरे मेहमान हैं ईशा, और बातचीत के क्रम में ये सभी अपना थोड़ा बहुत परिचय भी देंगे, थोड़ा बहुत काम के बारे में भी बताएंगे। ईशा भी गांधी फेलो हैं, फिलहाल छत्तीसगढ़ में रह रही हैं और जमीन से जुड़कर काम करती हैं। हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और पहला सवाल हमारे तीनों अतिथियों के लिए है, नई शिक्षा नीति से हम क्या समझें। अमिताभ जी, सबसे पहले मैं अमिताभ जी से जानना चाहूंगा, फिर ईशा और तब अभिषेक बताएंगे। अमिताभ जी, नई शिक्षा नीति को लेकर हम लोग काफी बातचीत सुन रहे हैं कई महीनों से। नई शिक्षा नीति किस तरह से बदल रही है? स्कूली शिक्षा का जो कलेवर है, जो तेवर है, वह किस तरह से बदल रहा है और इसके लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये सब सारी बातें होंगी, लेकिन पहले एक सामान्य साझा सवाल आप तीनों से, नई शिक्षा नीति क्या बदलने जा रही है? अमिताभ जी से शुरू करें। सबसे पहले वैलोक जी, आपको धन्यवाद और सभी लोगों को नमस्कार और अभिवादन। अभिषेक जी और ईशा जी का भी इस अहम मुद्दे पर जो चर्चा हो रही है आज, उसमें अभिवादन है। और मैं ये सिर्फ इस मुद्दे को लेकर मैं जो एक इम्पॉर्टेंट बात रखना चाह रहा था, ये कि जो मेरा खुद का अनुभव रहा है पिछले 15 सालों का शिक्षा के साथ जुड़ने का, और उसमें जो एक सबसे बड़ी चीजें हमने देखी है कि जब हम बच्चों के स्कूल के साथ जुड़ाव की जब हम बात कहते हैं, तो कहीं ना कहीं बातें जो है वो अटक जाती है उनके लर्निंग आउटकम्स को लेकर। और इसमें जो एक सबसे बड़ी और अहम चीज है वो है वहाँ के स्कूलों का लर्निंग एनवायरनमेंट, जो स्कूल का हम वातावरण की बात कहते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं एक लार्जर इन्वायरमेंट को बिल्ड करने के लिए एक नई सोच और एक नई दिशा लेकर आई है। और बच्चों में एक कैसे सर्वांगीण विकास हो सकता है, जिससे कि बच्चे अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच सकें और फ्यूचर में जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको कैसे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जब वो शिक्षा के साथ जुड़ रहे हैं तो सिर्फ उनकी दुनिया जो है वो किताबों तक सीमित नहीं है। किताब की जो बाहर की दुनिया है, जिसकी उनकी ज़रूरत है जब वो स्कूलों से बाहर निकल कर जाएंगे, तो उसके बारे में उनकी समझ होना, उनके साथ उसका जुड़ाव होना, और उस जुड़ाव के साथ साथ
अपने आप को तैयार करना कि जब हम स्कूल से बाहर निकलेंगे तो हम अपने आप को कैसे जो 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 समाज की समस्याएं हैं या जो उनके लाइवलीहुड से रिलेटेड चीजें हैं उसको वो कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो ये एक एक अहम मुद्दे को जोड़ा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसमें कुछ कुछ अहम चीज़ों को लेकर आने की कोशिश की गई है, जिसमें कि आपका वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जिसको कि जोड़ा गया है। और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को सिर्फ इस नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है कि स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया गया है। इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ लाने की कोशिश की गई है वो इस नज़रिए से लाने की कोशिश की गई है कि आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट वोकेशनल एजुकेशन को, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं एक और चीज़ यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा और फिर मैं आप लोग हमारे जो दूसरे साथी हैं उनको मैं रेफर करूँगा। एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है अब नई शिक्षा नीति में कि जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे और स्कूल्स में जो टीचर्स हैं, उन लोगों की तैयारी कैसे हो रही है। और इसके लिए जो है खासकर बहुत ज़्यादा ध्यान दी गई है। उन्होंने एक कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी की बात की गई है, जिसमें कि हर एक साल 50 घंटों का शिक्षकों के क्षमता वर्धन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और क्षमता वर्धन जो है वो बहुत, उसका जो स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉड रखा गया है। खासकर जब हम नए संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि बच्चों में कैसे अलग-अलग सोच का विकास हो सके, बच्चे कैसे किताबी दुनिया के अलावा भी जो चीज़ें ज़रूरत है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे कैसे समझ पाएँ, इनको कैसे वो अपने ज़िंदगी के साथ जोड़ पाएँ। इन सब चीज़ों को भी टीचर्स के कैपेसिटी बिल्डिंग का एक अहम हिस्सा बनाया गया है। तो इससे बातचीत तो बहुत चीज़ की गई है और पिछले साल ही ये लॉन्च हुआ और कोविड के समय लॉन्च हुआ है। एक ऐसे समय लॉन्च हुआ है जिस समय हमने एक एजुकेशन को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आई है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक्चुअली में, जब हम आगे इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे तो एक्चुअली में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को चैलेंज भी करता है। जब हम इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे, जब हम उसको इंक्लूसिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे, जब हम उसको डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे, तो क्या ये जो सारी चीज़ें कही गई है या ये सारी चीज़ें जो लागू करने की बात की गई है और अभी की जो रियलिटी है, उन चीज़ों को होते हुए हम कैसे इन खासकर 3 एरियाज़ में डाइवर्सिटी की बात है, इंक्लूसिव की बात है और कैसे जो है हम सबको इक्विटी की जो बात है, हम ये सभी लोगों के बीच में, चाहे वो अर्बन एरियाज़ का स्कूल हो या रूरल एरियाज़ का स्कूल और इवन रूरल में भी रिमोट एरियाज़ के स्कूल, तो इन सब चीज़ों के ऊपर में ज़रूर सोचने का है एक समय। और अब देखते हैं आगे हम इसके बारे में बातचीत। ईशा और अभिषेक, आपसे जब मैं जानना चाहूँगा या हमारे दर्शक जब जानना चाहेंगे, ईशा आपसे, आप फील्ड में काम कर रही हैं, लोगों के साथ आपका काम है, स्कूलों के साथ है, अमिताभ जी का भी है। 2 मुख्य बिंदु यहाँ आए कि एक वोकेशनलाइजेशन और दूसरा टीचर्स को भी तैयार करना या टीचर्स की भी जिस तरह से उनका विकास होना चाहिए वह करने की बात। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में क्या है और जमीन का आपका अनुभव क्या है, आप और अभिषेक जानना चाहेंगे। तो आप सभी का नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। तो बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विषय में अमिताभ जी ने बहुत ज़रूरी बातचीत को यहाँ पे रख भी दिया है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, बेसिकली ये जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, इसमें एक देश का नागरिक कैसा हो और जो हमारा सोशलाइजेशन है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होता है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे 2 पॉइंटर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करके अमिताभ जी ने बात को बताया भी कि वोकेशनलाइजेशन और फिर टीचर्स को रिस्टोर करने की बात है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात। इसके अलावा जो जिस पर बहुत ज्यादा गौर किया गया है एनईपी में, वो है कि लर्निंग कल्चर, जो हम रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ बढ़ने की बात कही गई है एक तो एनईपी में,
और दूसरा इसके इसी को ध्यान में रखते हुए जो उसके स्ट्रक्चर में बदलाव की बात कही गई है, जो अब हम 10+2 की तरह देखते थे पूरे स्कूल एजुकेशन सिस्टम को, अब हम उसको कैसे एक अलग स्ट्रक्चर में देखेंगे, जिसको अब हम 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में देखेंगे, उसकी बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो अब धीरे धीरे फील्ड में देखने को स्लाइटली मिल भी रही है। साथ ही साथ मल्टीलिंग्विज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है और इस पे बहुत ज्यादा जोर देने की बात कही गई, और स्पेशल चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए सारे उनको सपोर्ट की बात कही गई है। और इसी के इर्द गिर्द क्लस्टर रिसोर्स, मतलब पहले जो स्ट्रक्चर हमारे क्लस्टर्स का हुआ करता था, ब्लॉक्स के अंदर क्लस्टर का हुआ करता था, उसको बदल करके और छोटा करके उसको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को, जो हम अभी लैक ऑफ रिसोर्सेज चल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं बराबर सभी तक पहुंचा पाए, इसकी बात को बहुत ज्यादा जोर दिया गया है एनईपी पे, जिसपे हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो बेसिकली मैं रखना चाह रही हूँ। अभिषेक, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दयालोक भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पे इस बातचीत को रखने के लिए। अमिताभ जी, ईशा, साथ में जो लोग भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपका सवाल था एनईपी पे, और मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ। बहुत सारी कमियां हैं इस डॉक्यूमेंट में, जो अभी पॉलिसी 34 इयर्स के बाद आई है, और कुछ भी परफेक्ट, जैसे इंसान कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, पॉलिसी भी कोई परफेक्ट नहीं होती है। लेकिन इसमें कौन से की टेक अवे हैं जो शायद हमें इंस्पायर करते हैं, मुझे बहुत होप जगाते हैं। अमिताभ जी ने कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पे ले गए हैं ध्यान, बट मैं आपको 4-5 चीजों पे ले जाना चाहूंगा जो शायद मुझे लगता है कि गेम चेंजर होगा। हम हमेशा एजुकेशन सेक्टर में एक टर्म सुनते रहते हैं, मेरी आवाज आ रही है ना भैया? तो हम हमेशा एजुकेशन सेक्टर में सुनते हैं जिसका नाम है लर्निंग आउटकम। हमारे एजुकेशन पॉलिसी, पहले के भी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज्यादा बातें अभिषेक के यहाँ शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं अमिताभ जी के पास चलता हूँ। अमिताभ जी, एक हमारे दर्शक ने यह कमेंट किया है कि उच्च शिक्षा के बारे में और मातृभाषा में पढ़ाई की बातें भी आनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक आ गए हैं। अभिषेक, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन हम लोग अभी बीच में आपका नेटवर्क चला गया था, तो आप कंटिन्यू कीजिए। अभी आ रही है ना? जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो सबसे ज्यादा होप जगाते हैं कि पहली बार इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, अभी तक के जितने भी पॉलिसी बने हैं उसमें से एक नेशनल मिशन की तरह, कि हमें लर्निंग आउटकम को फोकस करना है। और उसने एक कमी को दिखाते हुए कि इंडिया में अभी जो एग्जिस्टिंग स्कूल सिस्टम है उसमें लगभग 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक न्यूमरेसी लिटरेसी स्किल नहीं है, और इसलिए नेशनल लेवल का न्यूमरेसी लिटरेसी पे फोकस करना मुझे लगता है कि एक गेम चेंजर है। और ये एक कैंपेन की तरह है। कैंपेन की तरह मैं वैसे ही मानता हूं जैसे स्वच्छ भारत कैंपेन था, देश का ध्यान गया कि स्वच्छता भी बहुत जरूरी चीज है। उसी तरह से मुझे लगता है कि नेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे फोकस करने से देश भर का ध्यान उस तरफ डाइवर्ट होने वाला है, उस तरफ जाने वाला है कि भाई हमारे बच्चों को कुछ आए ना आए, बेसिक न्यूमरेसी लिटरेसी में कम से कम कोई सवाल ना उठाए कि कोई सर्वे एजेंसी हमें बता रही है कि हमारे 5वीं के बच्चे को दूसरी की किताबें नहीं पढ़ने आती। ये चीजें, ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है, ये खत्म होना चाहिए, और ये पहली बार इस तरफ, इस डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी जो चीज जो मुझे लग रहा है, मुझे काफी होप जगाते हैं, वो है कि भारत में पहली बार अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे फोकस किया गया। इसके पहले भी बहुत बातें की गई है, बट कभी किसी ने कुछ किया नहीं। और आंगनवाड़ी सेंटर, सच पूछे अगर ब्लंटली बोला जाए, तो केवल न्यूट्रिशन का जो आइटम होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करने का, और खेल कूद मनोरंजन का वो सेंटर था। कायदे से उसको एजुकेशन का भी सेंटर बनना था। और ये अभी की बात नहीं है, 34 इयर्स पहले भी कहा गया था, 1992 के भी पॉलिसी में है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे फोकस करना था, बट हुआ कुछ नहीं।
और पिछले 34 इयर्स में थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखे कि हाँ उस डायरेक्शन में ले जाए। सब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बातें करते थे, बट भारत में उस डायरेक्शन में किसी ने सोचा नहीं। और हालत ये है कि इंडिया में अर्ली चाइल्डहुड स्पेशलिस्ट जो टीचर है उसकी संख्या इतनी कम है कि आज आप मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको रिसोर्स पर्सन खोजने में बड़ी परेशानी होती है। लोगों का वही माइंडसेट है कि छोटे बच्चे हैं क्या पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत। उस डायरेक्शन में जो सोच गई है और जिसमें कहा गया है कि जो हमारे जो टीचर्स हैं उनको हम इनेबल करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको सर्टिफिकेट कोर्स, उनको डिप्लोमा कोर्स करवाएंगे और उसके थ्रू उनके अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हिसाब से एजुकेटर्स तैयार करेंगे आने वाले टाइम में। ये बहुत मुझे होप जगाता है। तीसरा जो चीज है जिसपे बहुत बेसिक चीज है बट उसकी तरफ डायरेक्शन है पहली बार कि इंडिया में रिसोर्स मुहैया कराने की बातें बहुत होती रही है, बट इस एजुकेशन पॉलिसी ने उसको प्रायोरिटाइज किया है। प्रायोरिटाइज करने में दो तीन चीजें, रिसोर्स कैसे आएंगे उसको लेकर बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, और वही मेरा बट पीटीआर को लेकर पहली बार एक पॉलिसी बनाने की कोशिश की गई कि जिन इलाकों में रेशियो कम है टीचर्स का स्टूडेंट्स के मुकाबले उसको हम फिल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में जो रिमोट एरियाज है वहां पर रिसोर्स मुहैया ऐसी कराने की कोशिश करेंगे सो दैट टीचर्स भी काम करना चाहें। वहां पे इंसेंटिव देने की भी बातें की गई है, उनको अलग से कुछ रिकॉग्नाइज करने की भी बातें की गई है। तो रिसोर्स के साथ साथ में जो पीटीआर के जो चेंजेस हुए हैं ना वो भी मुझे बहुत लग रहा है एक बेहतरीन पहल है, और अगर उसको राज्य सरकार इंप्लीमेंट करवा पाई तभी वो सक्सेसफुल होगा। अब राज्य सरकार का यहाँ मेंशन किए कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में नहीं रखना चाहिए, कंकरेंट लिस्ट में नहीं रखना चाहिए भारत जैसे देश में, क्योंकि आप ना शिक्षा को मजाक बना के रख दिया है कई राज्य सरकारों ने। अपने अपने लेवल पे वो पॉलिसी बनाते रहते हैं। जैसे दिल्ली सरकार है, मैं बाद में बात करूंगा इस पे कभी टाइम मिला तो, दिल्ली में खेलकूद को ही लोग पढ़ाई मान लिया है। पिछले 6 सालों में यहाँ पे एजुकेशन में लर्निंग आउटकम फोकस्ड इंटरवेंशन के नाम पे लाखों बच्चों को स्कूलों से बाहर निकालने की साजिशें हुई दिल्ली में, और जिसका मॉडल को पूरी दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते हैं लोग। मतलब एक साल में केवल ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया और बच्चों को, और 73,000 बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया और कहा कि तुम अब पत्राचार कोर्स करो। तो हमारे देश में प्रयोग होते हैं लेकिन स्कूलों में ऐसे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए होते हैं। कभी रंग बदल दिया, कभी कलर बदल दिया, कभी स्कूल के सिलेबस बदल दिए। इस एजुकेशन पॉलिसी ने थोड़ा सा सेंट्रलाइज करने की दिशा में भी आगे बढ़ी है, तो मेरा काफी होप जगह, और मेरा मानना है कि आने वाले समय में अगर सेंट्रलाइज जितना ज्यादा होगा एजुकेशन, स्पेशली प्राइमरी टू सेकेंडरी हायर एजुकेशन तक, उतना अच्छा होगा। उस डायरेक्शन में भी ये एजुकेशन पॉलिसी जा रही है। हर चीज के लिए कहीं ना कहीं केंद्रीय नियामक बनाने की बातें हो रही है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, जैसे अमिताभ जी ज्यादा विशेष तौर पे ये बता सकते हैं कि देश भर में पता चला कि आज भी लाखों टीचर्स हैं जिनको जीवन में कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिली, मतलब ऑफिशियली ट्रेंड बन के वो आई नहीं, टीचर बने ही नहीं। तो इस सरकार ने उनको ट्रेनिंग, भले ही वो कैसा ट्रेनिंग था एनआईओएस का, मैं उसकी क्वालिटी पे बात नहीं करूंगा, बट आज के दिन में उन्होंने धब्बा लगा हुआ था भारत के टीचर्स के ऊपर में कि ये अनट्रेंड है ना, वो पढ़ा रहे हो, ग्लोबली हमारी बेइज्जती होती थी। उस डायरेक्शन में हुआ, और साथ में टीचिंग प्रोफेशन को प्रायोरिटाइज कर पाए हमारा यूथ, उसके लिए बातें हुई है कि 4 इयर्स डिग्री कोर्स करेंगे और कुछ साल के बाद वो 2030 तक हम वैसे ही लोगों को मौका देंगे जो टीचर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी, टीचिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं और जो 4 इयर्स डिग्री कोर्स करके आएंगे। मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा चेंज है जो एनईपी में आया। बाकी तो बड़ी बड़ी बातें हैं और कुछ छोटी छोटी भी बातें हैं, लेकिन मुझे ये 4-5 प्रमुख चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि स्कूल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें चेंज करने वाली। जी भैया, थैंक यू अभिषेक। आपने कुछ की पॉइंट्स जो बताए हैं उसके साथ मैं अमिताभ जी आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभिषेक की बात से मैं थोड़ा सा सहमत ये हूँ कि हमारे देश में अगर प्रयोग कहीं हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के साथ हुआ है। जिसको मन हुआ है उसने किया है, रंग बदलने से लेकर, और कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं हुआ। बेहतर आप लोग जानते हैं। अभिषेक की बातें और आपने जो बताई, ईशा ने जो बताई, उसके परिप्रेक्ष्य में 2 लाइन आनंदशाला के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं फिर से, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, कि आनंदशाला स्कूली बच्चों के साथ ही काम करता है और समस्तीपुर में करीबन 2000 स्कूल्स के साथ। बाकी डेटा तो अमिताभ जी बताएंगे।
तो आपका क्या अनुभव है अमिताभ जी, जो अभिषेक ने कहा, आपने खुद कहा, ईशा ने कहा, उसके संदर्भ में आनंदशाला के साथ आपका जो काम हो रहा है, नई शिक्षा नीति से क्या बदलने वाला है और क्या अनुभव है? मैं लोग अभिषेक जी और ईशा जी ने काफी इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें कही और बहुत सारी बातें अहम भी है। कुछ कुछ बातों से मैं सहमत हूँ अभिषेक जी के, बट कुछ कुछ बातों से मैं असहमत भी हूँ, और मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में इन मुद्दों के ऊपर थोड़ी अहम चर्चा होनी चाहिए। आई थिंक एक जो बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है कंकरेंट लिस्ट को लेकर, क्योंकि जब हम कंटेक्चुअल एजुकेशन की बात कहते हैं, हम कस्टमाइज एजुकेशन की बात कहते हैं, जब हम इक्विटी की बात कहते हैं, तो हर एक जगह की चैलेंजेस अलग हैं। क्यों हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मेट की बात हमने कही है, क्यों हमने लोकल लैंग्वेज को इतनी प्रायोरिटी दी है, क्यों हम लोकल डायलेक्ट्स में बच्चों को पढ़ाने की बात कहते हैं। ये सब बहुत अहम मुद्दे हैं, और खासकर जब हम एजुकेशन और कोर ऑफ द एजुकेशन में जाने के बाद कि एजुकेशन का पर्पस क्या है, एजुकेशन का गोल क्या है, और हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या लर्निंग आउटकम ही एक एजुकेशन का गोल है, और क्या हम उसी के लिए हम अपने स्कूल और विद्यालयों को चला रहे हैं, क्या और इस कोविड के टाइम में जब हम बहुत सारी, आपके पास भी डेटा अवेलेबल होंगे, और कुछ डेटा मैं भी रिसेंटली रेफर कर रहा था कि और मैं बात करूंगा आनंदशाला के बारे में, बट चूंकि ये एक अहम मुद्दा था तो मैं सोचा कि इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी कि कोविड के टाइम में जो सबसे बड़ा चैलेंज आया है वो है इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी को लेकर, और बहुत सारे लोग जो है रिवर्स माइग्रेशंस हो रहे हैं, और उसका असर जो है बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। बच्चे भी अपने अपने सोर्सेस और डेस्टिनेशन के बीच में आना जाना चल रहा है उनका। बच्चे जो हैं वो स्कूल्स तो अभी फिलहाल बंद ही है, लेकिन साथ ही साथ वो परिवार के जो जीविकोपार्जन है उसके साथ जुड़ गए। और रिसेंटली एक एनएसएसओ का सर्वे हुआ था, और उसमें कुछ डेटा आया था कि उसमें जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, आउट ऑफ स्कूल का जो डेटा है वो बहुत ही अलार्मिंग डेटा है। और मैं आपको जस्ट उसके रेफरेंस को बताना चाह रहा था कि आउट ऑफ स्कूल का जो डेटा है वो ये कहता है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में ऑलमोस्ट 60 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, 6 मिलियन बच्चे। बिहार का भी डेटा बहुत अलार्मिंग है। 2018 में जो था वो असर का कुछ सर्वे किया गया था कि 6 से 10 एज ग्रुप में जो बच्चे हैं उसमें ड्रॉप आउट रेट जो था 1.8% था, और 2020 में वो बढ़कर 5.3% हो गया। और सिमिलरली बिहार में जो है अभी ऑलमोस्ट 6.8 लाख बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है। ये सब डेटा काफी अलार्मिंग है, और हर एक स्टेट की अपनी अपनी स्थिति होगी और अपने अपने इश्यूज एंड चैलेंजेस। और खासकर कोविड के बाद जब बच्चे का इंगेजमेंट जो है किसी और चीजों में हो गया है उनकी पारिवारिक स्थिति की वजह से, और वहाँ के चैलेंजेस, तो हम सॉल्यूशंस फिर किसके लिए ढूंढ रहे हैं? क्या हम सॉल्यूशंस को हम उनके लोकल लेवल और लोकल प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन कर रहे हैं, या हम एक सेंट्रलाइज सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, वन साइज फिट्स फॉर ऑल? और वन साइज फिट्स फॉर ऑल जो है वो क्या एजुकेशन के स्पेस में? वे लोग आपने बात कही उसके बारे में कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पायलट्स हो रहे हैं और शिक्षा के साथ ऐसा कुछ ना कुछ किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आनंदशाला का जो पूरा उद्देश्य रहा, आनंदशाला क्वेस्ट अलायंस जो है बच्चों और युवाओं के साथ काम करती है, और मुख्यतः फोकस ये होता है कि बच्चों में और युवाओं में जो सीखने की कला है और खुद से सीखने की कला को कैसे आगे लेकर जाए, जिससे कि वो अपने बारे में खुद से प्लान कर सके, सोच पाए, और अपने कैरियर के बारे में, और सिमिलरली सोसाइटी और कम्युनिटी में कैसे वो कंट्रीब्यूट करे। और उसी को ध्यान में रख के जो आनंदशाला प्रोग्राम है वो भी उसी नजरिए को ध्यान में रखे गया कि बच्चे को जब आप स्कूल के साथ जोड़ते हैं तो बच्चे स्कूल में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, वो सबसे अहम मुद्दा है। और अगर मैं उसी डेटा की बात कर रहा था तो उसी डेटा में कुछ निकल कर आया था कि जो 27 जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं उसमें 27% बच्चे का सिर्फ ये कहना है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू कम टू स्कूल। अगर वही बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो उसका कारण क्या है, और क्या सिर्फ उनको एक लर्निंग मीडियम के थ्रू ही हम स्कूल तक रोक के स्कूल में ला पाएंगे और उस 27% को हम स्कूल के साथ। तो आनंदशाला का जो कॉन्सेप्ट है और फिलॉसफी है वो ये है कि स्कूल का वातावरण का निर्माण कैसे हो, उसमें शिक्षकों की भूमिका
क्या हो सकती है, हेडमास्टर्स की भूमिका क्या हो सकती है, और एक जो पूरा कम्युनिटी है, लर्निंग कम्युनिटी है, जिसमें समाज भी है, अभिभावक भी हैं, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स हैं, वो एक इन्वायरमेंट को बिल्ड कर रहे हैं और बच्चों को एक ऐसा माहौल दे रहे हैं जिससे कि वो खुद से सीख पाएं, जान पाएं अपने आप को, और उनका एजुकेशन के प्रति इंटरेस्ट बढ़े। तो इसी को लेकर हम लोग समस्तीपुर में तो फिलहाल पूरे जिले में काम कर रहे हैं, मिडिल स्कूल्स के साथ और हाई स्कूल्स के साथ भी हम लोग काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, 2 और जिलों में, पटना और जहानाबाद में। और सिमिलरली झारखंड में भी हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से हम लोग एक जिले में काम कर रहे थे, बट इस साल हम लोग 5 और जिलों में अपने काम को एक्सपेंड किया। और झारखंड का जो काम है वो मुख्यतः एडोलसेंट गर्ल्स के ऊपर फोकस्ड है कि उनको कैसे उनकी स्कूलिंग कैसे कंप्लीट हो और साथ ही साथ उनमें निर्णय लेने की क्षमता जो है अपने लेवल पर, परिवार के लेवल पर और कम्युनिटी के लेवल पर बढ़ पाए। तो इन दोनों को लेकर बस एक ही वर्ड में रखना चाहूंगा कि ये वातावरण का निर्माण वो सबसे अहम है जो हमें लगता है, और इस प्रोग्राम के थ्रू हम यही सोच को लेकर हम आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मजेदार टिप्पणियां हैं, उसको पहले देख लेते हैं। अभिषेक, आपको देखना चाहिए। अमित सिंह ने कहा है कि नहीं, शिक्षक बनना ही प्राथमिकता रह गई है। 40% लाने वाला बीएड कर सकता है, टीईटी में 45% वाला शिक्षक बन जाता है। शिक्षण के साथ ये मजाक बंद होने चाहिए। गौरव राही ने लगभग सवाल पूछा है और यह अमिताभ जी आपसे इसका आंसर जानेंगे आगे। सरकार सिर्फ क्या नामांकन पर जोर दे रही है या जितने नामांकन है उसमें लर्निंग एबिलिटी के बारे में भी सोचेगी या सोच रही है? ये गौरव राही का सवाल था। और अब आप तीनों के लिए कॉमन सा सवाल आया है, जो आपने चूंकि कोविड की चर्चा करी थी, हमारी बातचीत होनी भी थी कोविड और इस पर, तो आप तीनों में जो भी चाहें शुरू कर सकते हैं। प्रवीण कुमार झा जी का सवाल है कि इस महामारी को देखते हुए भविष्य में शिक्षा के तरीके और विद्यार्थियों पर इसका क्या असर दिखेगा? जी, अभिषेक आप देना चाहेंगे आंसर? ईशा आप? अमिताभ जी आप? अमिताभ जी स्टार्ट करें, फिर हम लोग कुछ जुड़ेंगे उसमें। नहीं, मैं ये सिर्फ कहना, मैं लोग पहला एक प्रश्न था, आपने एक पॉइंट रेज किया था, एक बार फिर से उस रिपीट करेंगे पहले वाले प्रश्न को? पहला प्रश्न ये है कि गौरव राही जी का सवाल है कि सरकार सिर्फ क्या नामांकन पर जोर देगी या जितने नामांकन हैं उसमें लर्निंग एबिलिटी के बारे में सोचेगी। जो ईशा ने कहा था वो लर्निंग कल्चर और लर्निंग जो मेथड्स हैं उसकी जो बात कही थी, आपने भी कहा, उसी पर ये सवाल है। देखिए, इनरोलमेंट का इश्यूज पहले भी एड्रेस किया गया, ऐसा नहीं है। और आप डेटा अगर देखेंगे पिछले 5 सालों का, तो इनरोलमेंट हमारा कह रहा है कि हमने ऑलमोस्ट 100% इनरोलमेंट है हमारा जी और एनईआर का। बट उस 100% इनरोलमेंट में एक्चुअली में जब आप स्कूल में जाएंगे तो जब आप अटेंडेंस रेट देखेंगे, जो मुख्यतः अक्रॉस द स्टेट, बिहार, झारखंड, दूसरे स्टेट में भी है कि 50, 55, 60% मुख्यतः रहता है। वो जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो मॉडल स्कूल बन पाए हैं, वो लोग 70, 80, 90 तक भी लेकर जाते हैं। और ये रीज़न क्या है, ये जो 40% या 35% जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं और बच्चे स्कूल से रेगुलरली नहीं है, जो जिसको हम क्रॉनिक एब्सेंटिज्म कहते हैं, या उसका एक रीज़न है, उसके वजह से ड्रॉप आउट जो है वो एक प्रोमिनेंट इशूज निकल कर। तो मेरा ये कहना है कि जब आप इनरोलमेंट की बात करते हैं तो जनरली यूजुअली आपको जो भी गवर्नमेंट और बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने अभी बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस भी डिजाइन किया था और इम्प्लीमेंट भी किया था इनरोलमेंट ड्राइव को लेकर अक्रॉस द स्टेट, और ह्यूज नंबर्स में बच्चों की दाखिले हुए हैं क्रॉस स्टैंडर्ड 1 to स्टैंडर्ड 9, 10, 12 तक एडमिशन हुए हैं। अब गवर्नमेंट और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी, और बातचीत करेंगे कि इसमें स्टेक होल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर हम लोग एक सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, सरकार की क्या जिम्मेदारी। अब ये जिम्मेदारी है कि बच्चे तो एनरोल्ड हो गए हैं, और बच्चों को स्कूल में रोकना कैसे, और बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए जो है, आपने बात कही, ईशा जी ने भी जो बात की लर्निंग कल्चर और लर्निंग एनवायरनमेंट की बात की, वो वातावरण का निर्माण जब तक नहीं होगा बच्चे स्कूल में नहीं रुक पाएंगे। और ये अपने हम एक्सपीरियंसेस से बता रहे हैं कि लर्निंग आउटकम के लिए जो है कुछ सर्टेन प्री रिक्विजिट्स हैं
और वो प्री रिक्विजिट ही लर्निंग आउटकम्स की ओर बढ़ सकते हैं। अगर वो प्री रिक्विजिट के ऊपर नहीं ध्यान दिया जाएगा और सिर्फ लर्निंग आउटकम्स के ऊपर ध्यान जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर से बच्चे के ड्रॉप आउट रेट्स के बढ़ने के चांसेस काफी हैं। ईशा जी ने बात कही थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रोट लर्निंग की बात नहीं कही गई है, टीचर्स को एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्रिएट करने की बात की। और जब हम लर्निंग एनवायरनमेंट की बात कहते हैं तो यही कहते हैं कि शिक्षकों में पढ़ाने की कला, बच्चों के साथ जोड़ने की कला, बच्चों के प्रति एक आत्मीयता और एक संबंध जो हम बात करते हैं कि कैसे एक भावनात्मक संबंध उनके साथ बन सकता है। तो ये सब बहुत अहम मुद्दे हैं। एज ए शिक्षक सिर्फ हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम ये 5 सब्जेक्ट्स के टीचर हैं और हम आए और हमने अपने सब्जेक्ट्स में उन बच्चों को पढ़ा दी, क्योंकि हमको पता है कि हमारे स्कूल में किस तरह के बच्चे आते हैं। 30% बच्चे जो पीछे बैठे रहते हैं, वो उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, क्या उनका जो असर का डेटा के बारे में आपने बात बोला कि वो किताब पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते, वो बच्चे कैसे इंगेज हो पाएंगे और उन बच्चों को हम कैसे एक साथ लेकर जाने की बात करें। तो ये सब चीजें बहुत अहम है और इसके लिए हमारे शिक्षक और हेडमास्टर्स को तैयार होने की जरूरत है। और ये चीजें और ज्यादा अभी चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि बच्चे 1.5 साल 2 साल से स्कूल के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। बातचीत होगी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, वो कितना इफेक्टिव है। अगर 1.5 साल 2 साल में बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं तो कितना उनका लर्निंग लॉस हुआ है। और इसकी वजह से बच्चे, एक्चुअली में हमने बातचीत की थी बच्चों से, तो बच्चे बोल रहे थे कि हम झिझक रहे हैं, मतलब हमें डर लग रहा है स्कूल में जाके, टीचर्स हमसे पूछेंगे तो हम जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और इसकी वजह से ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। अगर हम फिर से एक भयावह एनवायरनमेंट बनाएंगे, बच्चे को स्कूल आने में रुकने की जगह जो है ड्रॉप आउट रेट और ज्यादा बढ़ सकता है। मैं अभिषेक को और ऋषा को, हाँ, 1-2 और कमेंट्स मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हमारी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो क्या सुनना चाह रहे हैं। सुनील झा जी का सवाल और कमेंट है कि महामारी और आपदा के दौरान स्कूली शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया कैसे जारी रहे, क्या इस पर नई शिक्षा नीति में कुछ प्रावधान किए गए हैं या कोई इशारा है? ईशा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक गौरव राही का कमेंट है ये कि सरकार सिर्फ नामांकन कर स्कूल में भीड़ लगा रही है। बच्चों के अनुपात में अगर शिक्षक नहीं होंगे तो सही न तो लर्निंग वातावरण बन पाएगा और न ही लर्निंग एबिलिटी पूरी हो पाएगी। इन 2 सवालों या टिप्पणियों के साथ मेरी एक टिप्पणी है, अमिताभ जी, ईशा और अभिषेक, के बिहार सरकार यह लगभग मान चुकी है कि उसका नामांकन का काम पूरा हो चुका है, और मुझे लगता है कि तमाम सरकारों में, क्योंकि वो अब फेज 2 में पहुंच चुकी है। मुझे जहां तक जानकारी है कि अब क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात हो रही है, वो नामांकन की तरह, तो अब वो चैप्टर क्लोज है कि उसके हिसाब से, सरकार के हिसाब से बच्चों का नामांकन अब समस्या नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में ईशा और अभिषेक और अमिताभ जी, आप बताएं कि कोविड और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में इन सारी बातों को कैसे देखें। और एक बहुत ही अहम सवाल आया है कि क्लासरूम का विकल्प क्या होगा। यहाँ से आप ईशा बात शुरू कर सकते हैं। ये अक्षय दुबे साथी का कमेंट है। ईशा, आप चाहें तो यहाँ से, या अभिषेक चाहें, जो भी, आप तीनों में से जो भी चाहें। तो ठीक है वेलोक जी, कुछ चीजें जो मतलब बार बार नामांकन को लेकर के भी आ रही हैं कि नामांकन का क्या, या फिर जैसा आपने मेंशन भी किया कि सरकारों ने मान लिया है कि नामांकन पूरा हो चुका और हम क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। डेफिनेटली इसके पहले जो पॉलिसीज आई हैं उन्होंने हमारी रीच को बढ़ाया जरूर है, पर वो 100% है ऐसा तो मतलब मेरे अनुभव में नहीं है। और एनईपी का भी है, ड्रॉप आउट्स को लेकर के या एनरोलमेंट को लेकर के, उसमें भी कुछ बातें कही गई हैं। तो डेफिनेटली ये एक ध्यान देने वाली बात है। और सेकंड की हाँ, ये बात भी एनईपी पे बहुत फोकस्ड है कि किस तरीके से हम अपने एजुकेशन की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकें। और इसीलिए बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे, और फिर हम जो अभी अभिषेक भैया ने मेंशन भी किया कि अर्ली लिटरेसी और न्यूमरेसी को प्रमोट करेंगे, ताकि जो आगे हमारे जो एजुकेशन का स्तर है या बच्चों के सीखने का जो स्तर है वो कहीं न कहीं बढ़े। तो ये इस पे बातचीत थी। और जो महामारी को देखते हुए भविष्य में शिक्षा के तरीके और विद्यार्थियों पर इसका क्या असर दिखता है, ये जो बात कही गई है, इस पे मतलब ये तो बहुत सोचने वाली बात है। और बहुत बड़ा लर्निंग गैप आया है इस 1.5 साल में।
जब बच्चा हमारे स्कूल में है ही नहीं पिछले 1.5 साल से। जो भी मेहनत से सीखे थे बच्चे, जो कुछ भी, वो इस 1.5 साल में पता नहीं कहाँ खो गया होगा जब हम इस तरीके की बातचीत करते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की खुद की अपनी रिसर्च है जो ये कहती है कि जो उन्होंने 5 स्टेट्स में किया है 44 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, तो वो खुद कहती है कि 92% बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इस परिस्थिति में कम से कम एक स्किल को उन्होंने खो दिया है। और ये लैंग्वेज की बात है। और जब हम मैथमेटिक्स की बात कहते हैं तो कहते हैं कि 82% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक स्किल वो भूल चुके हैं इस कोविड में, जो उनका स्कूल गैप हुआ है उस दौरान। ये स्किल किस तरीके की है? तो जब हम लैंग्वेज में बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन में, तो ये स्किल है पिक्चर रीडिंग या ओरल एक्सप्रेशन की, या फिर सिंपली कोई पिक्चर को देख करके एक सिंपल सा सेंटेंस लिखने की बात कहते हैं। या फिर जब हम गणित की तरफ रुख करते हैं तो ये बात हो जाता है कि सिंगल डिजिट और 2 डिजिट्स नंबर पहचानना, या फिर जो एक बेसिक ऑपरेशंस की बात है, बेसिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना, इसकी बात है। तो इन सारी चीजों में जो लॉस हुआ है वो उसको भर पाना अभी आने वाले समय में काफी कठिन नजर आ रहा है। और एनईपी में कोविड को लेकर के कोई प्लान्स नहीं है या इसके परिप्रेक्ष्य में शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए, तो डेफिनेटली मतलब कि ये तो 29 जुलाई को ही अप्रूव्ड हुआ है। इसका इम्प्लीमेंटेशन का एक सजेस्टिव प्लान अभी पिछले महीने ही आया है एनईपी को लेकर के, और स्टेट गवर्नमेंट्स खुद भी इसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएंगी आने वाले समय में। तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि ये वो समय है जब पॉलिसी मेकर्स से लेकर के जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे लोगों को समझना होगा कि कैसे हम इन सारी चीजों को इनकलकेट करते हुए अपने बच्चों को लर्निंग की तरफ आगे लेकर के जाएं, और जो मापदंड हमने अपने लिए तय किए हैं अपने देश के लिए एक अच्छे नागरिक के तौर पर डेवलप होने के लिए तय किए हैं, उसको कैसे पाएं। एक और बहुत ब्लिंक कर रहा था कि क्लासरूम का कोई विकल्प है क्या, तो डेफिनेटली मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये बहुत पुरजोर तरीके से मानती हूँ कि क्लासरूम का कोई विकल्प नहीं है। आप फिजिकल एजुकेशन को किसी भी तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन के साथ मतलब कि पूरी तरीके से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। डेफिनेटली आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसी चीजें प्रमोट की जाएं, ऐसी चीजें आ जाएं परिस्थिति को देखते हुए, पर उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे और उस चैलेंजेस के हिसाब से हमें प्लान करना होगा फिर से एक अलग सिरे से। वर्तमान स्थिति को देखते हुए फिजिकल क्लासरूम को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बस इतनी ही बातचीत। एक आप लोगों में से जो भी आगे बोलेंगे उनके लिए एक टिप्पणी या व्यक्तिगत सवाल है, इसके परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं अमिताभ जी, अभिषेक जी। ईशनाथ झा जी का प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रश्न है। मेरी बेटी पिछले साल लगभग 90% नंबर के साथ +2 पास कर चुकी है। परीक्षा के तुरंत बाद से ही लॉकडाउन है, फिर वह न सिंपल बीएससी में नामांकन करवा पाई, न ही नीट का एग्जाम दे सकी। इस साल वह ऑनलाइन कोचिंग करके नीट मेडिकल की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी की परिस्थितियों से निराश है। उसके लिए क्या है इस नई शिक्षा नीति? अभिषेक, आप बताएं। तो सबसे पहले ईशनाथ जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी बेटी हैं उनको कहीं निराश होने के लिए नहीं, चूँकि सब लोग परेशान हैं। मैं स्टडी कर रहा था, जानने की इच्छा थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो देश अफेक्टेड थे वहाँ का एजुकेशन कैसा इम्पैक्टेड हुआ था। तो हमें पता चला कि कई जगह तो सालों साल स्कूल बंद रहे और कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो देश खत्म हो गए, है ना। तो साल भर पढ़ाई नहीं हो पाई, कई बार होता है, मैं भी फेल किया हूँ अपने लाइफ में एक बार, तो साल भर हम तो पीछे हो गए ना, तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो पहले ना कि आपको उनको हौसला बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा चीज जो मुझे एक ऐसा फील हो रहा है अभी कि आज के समय में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट, आप पढ़ते रहो, लेकिन स्किल डेवलपमेंट जो होता है ना, कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना, अपना कुछ सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करना। आजकल टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी फील्ड में जाना चाहती हैं वो, उनको ये सारी जो स्किल्स हैं वो बहुत यूजफुल रहने वाले हैं उनके लिए। तो उनको कहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई सारी इनिशिएटिव है, खास करके स्वयं पोर्टल का यूज़ करें। अभी बहुत सारे छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स चलते हैं, आप उसमें इनरोल करवा सकते हैं, और कहिए कि अपने टाइम का यूज़ करें। कुछ नहीं होता है तो इंटर्नशिप कर ले कहीं पे,
कंटेंट राइटिंग का, कुछ स्टोरी राइटिंग का कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि कुछ आर्ट, अगर आप आर्ट ऑफ राइटिंग सीखेंगे तो आपके लिए ही काम आने वाला है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, अपने को खाली बैठ के नेटफ्लिक्स पे भी आप टाइम गुजार सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि स्किल डेवलपमेंट पे गुजारोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई काउंसलर भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास टाइम है तो अपने स्किल डेवलप करने में अपने को टाइम लगा सकते हैं। 2-3 चीज़ें थी, मैं क्विकली कमेंट करना चाहता हूँ। राही जी का सवाल जो है, मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारे लोगों को गुमराह करने वाले सवाल है। सरकार को हमने ठेका दे दिया है अपने स्कूल एजुकेशन का, और यही सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है। मतलब ब्लंटली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब से हमने ठेकेदारी वाली प्रथा शुरू की है भारत में, तब से सारा बंटाधार होना शुरू हो गया है। अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बट ऑनरशिप खत्म हो गई है। अमिताभ जी ग्राउंड पे बहुत क्लोजली और स्केल पे काम करते हैं, ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। ईशा भी, आप बतौर फेलो भी रहे, हम भी फेलो तौर पे काम किए, पिछले 8 सालों से देख ही रहे हैं। स्कूल की ऑनरशिप कौन लेगा? सरकार लेगी। टीचर के हिसाब से भी ऑनरशिप, सारा प्रोसेस कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार से शिकायतें भी हैं, बट सरकार से ही उम्मीदें हैं, समाज से कोई उम्मीद ही नहीं बची। जबकि हम सब जानते हैं, मेरे गांव का भी स्कूल और शायद आपके भी गांव का स्कूल किसने बनाया? हमारे बाप दादा ने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया। उन्होंने जमीनें दी, उन्होंने घर बनाया, उसके क्लासरूम बनाया, भले ही पीपल के पेड़ के नीचे पड़े हो, बट एक रूम भी बनाया था तो समाज ने बनाया था, सरकार ने स्कूल नहीं बनाया। और खासकर बिहार में 80s तक तो जितने भी स्कूल बने हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं बनाए, समाज ने बनाया। सर्व शिक्षा अभियान आने के बाद बहुत तेजी आई, उस डेटा में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ट्रस्टीशिप में चलता था स्कूल। पूरा शिक्षा समाज का विषय हुआ करता था, सरकार का बहुत मामूली दखल हुआ करता था। जब से हमने ये ठेकेदारी प्रथा शुरू की है कि सरकार ही सब कुछ करेगी, सारा बंटाधार होना शुरू कर गया। अब छोटी छोटी प्रॉब्लम है, अटेंडेंस का इशू है, मैं ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ पे खुद काम किया है और चेंजेस देखे हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल कोविड के टाइम का बताता हूँ। एक सिकरारा ब्लॉक है जौनपुर उत्तर प्रदेश में। प्रॉब्लम सब जगह था, सारे जगह के स्कूल बंद थे, वहां के भी स्कूल बंद थे, टीचर्स डिस्कनेक्टेड थे अपने बच्चों के साथ। उस गांव के टीचर ने, एक शिवम सिंह नाम है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि हम हमारे गांव में हर जगह से पढ़े लिखे युवा हैं जो अपने गांव में बैठे हुए हैं, वो भाग भाग के आए हैं या अपने पढ़ाई भी उनकी डिस्कनेक्टेड है, हम क्यों ना उनके थ्रू मोहल्ला क्लासेस स्टार्ट करें। और उन्होंने अपने गांव के युवाओं को अपने अपने इलाके के 5 बच्चों की जिम्मेवारी दी, और आज वो सिकरारा मॉडल के नाम से काफी फेमस है। सरकारी स्कूल.in पे हमने उनकी स्टोरी भी लिखी है, और सिकरारा मॉडल आज केवल यूपी में नहीं बल्कि देश भर में हो सकता है इस साल का उनको एक नेशनल रिकग्निशन भी मिले उसी मॉडल की वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने गांव समाज को जोड़ने की कोशिश की। हम ऐसे दर्जनों स्कूल का नाम बता सकते हैं, दर्जनों का मैं उससे भी ज्यादा बता सकता हूँ, जिन गांव के स्कूलों के साथ उनका कनेक्शन है। वहां पे एक आशुतोष जी हैं यूपी में ही, उनके स्कूल में कंटिन्यूसली 100% अटेंडेंस रहता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये गवर्नमेंट स्कूल में 100% अटेंडेंस रहता है? सैंपल है, बट ये संभव है, और वहीं पर संभव है जहां पे कम्युनिटी का स्कूल के साथ रिलेशनशिप बेटर है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एक दिलीप त्रिपाठी है, वो यहाँ पे सिद्धार्थ नगर एक जिला है यूपी में, गांव के प्रधान है। अपने गांव के स्कूल को डेवलप करने के लिए जान लगा दी, 15 लाख से ज्यादा खर्च किया अपने पॉकेट से। और उनके स्कूल में एसी लगे हुए, एसी कमरे हैं, उनके स्कूल में स्मार्ट क्लास है, उनके स्कूल में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं, मतलब एक स्कूल में होना चाहिए और नहीं है उनके पास। कम्युनिटी का सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूँ, जहां पे स्कूल और कम्युनिटी का रिलेशनशिप बेटर है, नामांकन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे कम्युनिटी का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वहीं पे सादा प्रॉब्लम। टीचर्स को ही ब्लेम करना, सरकार ही सब कुछ व्यवस्था करेगी, यहीं पे दिक्कत आ जाती है। और राही जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने गांव के स्कूल की ऑनरशिप लीजिए या अपने बगल के स्कूल की, और अटेंडेंस पे काम करिए, आपके स्कूल की स्थिति ठीक हो जाएगी। कुछ टिप्स चाहिए तो हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक लास्ट कमेंट कि एक आया था कि हम ना कोविड में सिर्फ कोविड को लेकर कुछ क्वेश्चन था जो आपने पूछा था। कोविड को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। हाँ, तो मैं सवाल ये स्किप करता हूँ जी। सवाल उसमें ये था जो आप लोगों ने कहा है, एक तो ईशा ने जवाब दे दिया कि क्लासरूम का क्या कोई विकल्प हो सकता है। दूसरा ये कहा गया कि जो ऑनलाइन चीजें हैं उसमें क्या हम लोग तैयार हैं, क्या वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे अभी रॉबिन्स रंजन नाम के एक हमारे श्रोता का कमेंट है कि मैंने कुछ सीखने के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी,
लेकिन यहाँ सिर्फ पेपर में पास होना ही लक्ष्य रह गया है। प्रोफेसर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं, लेकिन फी पूरा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर कोविड काल में लिपापोती ही चल रही है। रॉबिन्स, आप इस तरह लिख रहे हैं, कहीं आपके प्रोफेसर साहब देखना। खैर, इस सब तरह की तमाम बातें हैं। और एक सवाल और आया है कि प्राइवेटकरण से क्या शिक्षा का बाजारीकरण नहीं हो सकता है। इस बात का आप लोगों की बातचीत से कैसे संबंध है और मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन ये कमेंट आया है। और 2-3 चीजें अभी तक निकल के आई हैं जिसको मैं जल्दी चूंकि आप लोगों से बातचीत इतनी रोचक रही है कि 45 मिनट निकल गए हैं और पता भी नहीं चला है, तो मैं जल्दी से अभी तक ये कर दूं कि एनईपी में कौशल विकास की बात हुई, लर्निंग एनवायरनमेंट या माहौल जो होता है उसको बनाने की बात हुई। इसके साथ ही ईशा ने कई सारी बातें कही, अमिताभ जी ने कही, आपने भी कही कि एक ओनरशिप की आपने बात कही। हमारे पिताजी बताते थे कि शायद वो समय था, उन लोगों के समय स्कूल पूरी तरह गांव के ही भरोसे थे और बाकायदा चलता है। जो आजकल शुरू हुआ है वो कई तरह की मीटिंग्स होती हैं स्कूल्स की कम्युनिटी के साथ, तो वो शायद उनके समय में भी था, जो बात अभी अभिषेक ने कही। कोविड को 1 साल, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। 22 मार्च से हमारा पिछले साल पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था। इस बार भी सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा स्थगित हो गई। पिछले साल शायद सबको वैसे ही पास कर दिया गया था। इस चीज का क्या फर्क पड़ेगा? ये जो पूरा 1 या 2 बैच जो बिना पढ़ाई लिखाई के पास हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? अमिताभ जी से शुरू करेंगे, ईशा उसके बाद, और फिर अभिषेक। अमिताभ जी। वैलोक जी, इस सवाल से पहले मैं एक सवाल जो अभी चर्चा हो रही थी और कोविड के टाइम पे जो एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखता हूँ। और खासकर टेक्नोलॉजी जिस तरीके से जिसके बारे में हम लोग, मैं पार्टिकुलरली फील्ड के साथ जुड़ा हूँ और काफ़ी मेरे अंदर भी काफ़ी रिलक्टेंस रहता था कि जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज हैं एक्सेस का, टेक्नोलॉजी का, नेटवर्क का, डेटा का, ये बहुत ही पॉसिबल नहीं है बच्चों तक खासकर लेकर जाने में, टीचर्स तक लेकर जाने में, टीचर्स कैसे उसको अडेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे वगैरह वगैरह। बट हमने देखा है कि 1 साल 1.5 साल में, और मैं इसको पॉसिबिलिटीज के रूप में देख रहा हूँ, और ये एनईपी में भी इसके बारे में काफी स्ट्रांगली कही गई है। ब्लेंडेड, उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये रिप्लेस करेगा, और ईशा जी ने इस बात को बहुत अच्छे से कहा कि वो इसको सप्लीमेंट करेगा। और कैसे टीचर्स उसके लिए तैयार हो रहे हैं, टीचर्स की कैपेसिटी को कैसे बिल्ड करना, ये सब कही गई। कैसे होगा उसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा, ये सब हम सभी लोग अवगत हैं इसके बारे में। नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कही गई, और कोविड ने ये चीजें करके दिखाई है। जिस तरीके से एग्जाम्पल अभिषेक जी ने अभी दिया है बहुत सारे ऐसे स्कूलों का, हमने भी बहुत सारे ऐसे स्कूलों को देखा है कि जहां पर टीचर्स ने अपने सरकारी स्कूल की, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कह रहा हूँ, कि जहां पर टीचर्स ने अपने स्कूल के लिए ऐप तैयार किया गया, अपने स्कूल के नाम पर उन्होंने ऐप तैयार किया समस्तीपुर, और वो ऐप के थ्रू अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ जोड़ पाए। टीचर्स ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जहां पर कि बच्चों को, पेरेंट्स को वो जोड़ पाए। टीचर्स ने IVRS मैसेजेस को के थ्रू बच्चों को इंगेज करने की कोशिशें की, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग ब्लॉक्स के, समस्तीपुर के, देवघर के, जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट और कम्युनिटी इंक्लूजन की जो आपने बात कही है, वो SMC का कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट में, लेकिन SMC एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। और उसमें भी स्ट्रांगली कम्युनिटी ओनरशिप को बात की। जहाँ तक वैलोक जी, आपने बहुत अहम मुद्दा छेड़ा है कि जो बच्चे अभी एक स्कूल से, एक क्लास से दूसरे क्लास में मूव हो रहे हैं, चाहे वो 10वीं को लेकर हो, 12वीं को लेकर हो, और इवन प्रीवियस क्लासेस को, तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के लेवल पर एक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में होने की बहुत सख्त जरूरत है कि जब बच्चे मूव कर रहे हैं एक क्लास से दूसरे क्लास में, और हम लोग कहते भी हैं, जब असर का पूरा डेटा या इवन जो हमारा RT है, राइट टू एजुकेशन भी है, वो भी कहता है कि एज स्पेसिफिक लर्निंग्स होनी चाहिए।
अब ये हमें देखना पड़ेगा कि जो बच्चे मूव हो रहे हैं क्लास से दूसरे क्लास से, और जब स्कूल ओपन हो रहा है या फिर अभी भी जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, पता नहीं ऑनलाइन एजुकेशन कब तक चलेगा, ये कोविड का सिचुएशन कब तक हमारे बच्चों को स्कूल से दूर रखने का। डेटा बहुत अच्छा नहीं है। जो स्टडी के जिस स्टडी के बारे में ईशा जी ने बात की, वो उसी स्टडी में, एपीयू के स्टडी में निकल कर आया कि 70% पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग इफेक्टिव नहीं। इतने 20% पेरेंट्स या 15% पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन अवेलेबल, 85% पेरेंट्स। उसी तरह से टेलीविजन और मतलब बहुत सारे प्रोग्राम बिहार और झारखंड में चलाए गए टेलीविजन को लेकर, कितने परसेंट पेरेंट्स के पास टेलीविजन है, वो भी एक सवाल। तो ये है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है लोगों को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ना देखें। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे हैं और इसको एक हम एडिशनल टूल के रूप में देखें और इसकी एक्सेस एंड इसकी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें। और जो बच्चे अभी, आई थिंक बहुत सारे एग्जांपल्स अभी अभिषेक जी ने बोल दिया कि जो बच्चे नहीं इंगेज हुआ है, जिनका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया या फिर जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, आई थिंक सेल्फ लर्निंग की हम बात करते हैं, अभी बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं अवेलेबल जहां से खुद से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सीखने के बारे में। आप अपने लिए खुद से मेंटर्स ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन गाइड आपको मिल सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, और स्पेसेस क्रिएट किए गए हैं, और उन स्पेसेस में आप कैसे अपने आप को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाकर आप वहाँ के साथ, आप ऑल द टाइम अगर आप सिर्फ डिपेंडेंट होंगे कि सरकार सिस्टम क्या कर रहा है मेरे लिए, तब मुझे लगता है कि लर्निंग का जो सही मकसद है और सही मतलब है वो नहीं निकल पाए। कहीं ना कहीं जब आप 10th 11th 12th तो खुद, जैसे आपने समुदाय की जिम्मेदारी की बात की, वहाँ पर खुद की भी जिम्मेदारी की भी बात आती है कि मैं कैसे अपने लर्निंग को लेकर जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं कैसे सीख रहा हूँ, मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या करना है, और अपॉर्चुनिटीज हैं। अब उस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना, उस स्पेसेस में जाना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, इस तरह के मेंटर्स गाइड को ढूंढना जो कि आपको हेल्प कर सके इस प्रोसेस में, मुझे लगता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट मीडियम होगा और होना चाहिए और हो भी रहा है। और इवन स्कूल खुल जाएगा तो भी मुझे लगता है कि ये जो पूरा सेल्फ लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इनबिल्ट होने की बहुत ज्यादा। आगे की राह क्या, आप तीनों से सवाल है, लेकिन ईशा से उम्मीद है कि वो पहले अपनी बात कहेंगे। एक दो टिप्पणियां और हैं। सुनील झा जी ने सवाल किया है, इनका शायद जवाब मेरे ख्याल से तो मिल गया है, लेकिन फिर से मैं पढ़ देता हूँ। कोविड ही नहीं, अन्य आपदा भी पढ़ाई लिखाई को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। उत्तर बिहार के कई इलाके इससे परिचित रहे हैं, जैसे बाढ़ हमारे यहाँ का एक कॉमन फेनोमेना है। जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम आ रहे हैं, इन मुद्दों से निपटने में नई शिक्षा नीति ने क्या तैयारी की है? मेरे ख्याल से इस पर अगर आप लोग एक लाइन में कुछ बोलना चाहें, 2 लाइन में तो बोल सकते हैं। मेरा सवाल आप लोगों से इस बहस को कल्मिनेट करने का, समस्याएं हैं हम लोग जानते हैं, आगे की राह क्या, क्योंकि इस साल भी बच्चे पास तो हो ही जाएंगे। अब जैसे मुकुंद नाम के हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी की है कि जब पढ़ाई लिखाई में व्यवधान आ रहा है, तकनीकी समस्याएं हैं, बाद में बिना पेपर के ही बच्चों को पास किया जा रहा है, तो पढ़ाना जरूरी है क्या? 1 आध साल आराम नहीं किया जा सकता? यह बहुत क्रांतिकारी विचार है मुकुंद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, खासतौर से सरकार के स्तर पर यह शायद मुश्किल होगा। गौरव का एक सवाल है कि संस्था की समुदाय और सरकार के साथ क्या भूमिका हो सकती है। ये सारे सवाल आ रहे हैं, तो कुल मिला के इसको अगर एक शब्द में कहें तो आगे की राह क्या है? और उसके पहले अमिताभ जी अगर आप बताना चाहें कि नई शिक्षा नीति में, या ईशा आप ही, कि नई शिक्षा नीति में क्या आपदाओं के लिए कुछ खास कहा गया है? ईशा से शुरू करेंगे, उसके बाद अमिताभ जी और अभिषेक से खत्म करेंगे। इसके पहले जिस प्रश्न पे हम चर्चा कर रहे थे कि 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम्स हैं वो टल गई हैं, तो इसको किस तरीके से हम देख रहे हैं, तो इस पे काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं टल गई हैं, इससे नुकसान होगा। तो डेफिनेटली हम इस पूरे शिक्षा को नौकरी पाने या कुछ इस तरीके की चीज हासिल करने के इर्द गिर्द कहीं समेट देते हैं, तो डेफिनेटली ये इसका एक कारण हो सकता है, पर यही कारण नहीं है। शिक्षा इसके इतर बहुत बड़ा अपना दायरा रखती है, तो हमको उस तरफ भी सोचने की एक बार जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये वो समय है जब हमको ये बता रहा है कि भाई साल में एक बार परीक्षा ले लेना या वार्षिक मूल्य
ईशा के यहाँ शायद कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। अमिताभ और अभिषेक, अगर आप में से कोई इसका जवाब देना चाहिए। अमिताभ जी। मैं वैलोक जी इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में चाहे और कोविड भी एक बहुत बड़ा आपदा ही है हम सभी लोगों के लिए। और जो एक सबसे अहम चीज़ है अभी तैयारी के विषय में, तो मैं कहूँगा कि अभी टीचर्स प्रिपेयर्डनेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। टीचर प्रिपेयर्डनेस एट 2 लेवल्स। एक, शिक्षक कैसे बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बना पा रहे हैं, और टीचर्स अपने आप को कैसे इनेबल कर पा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को कैसे संलग्न कर पा रहे हैं, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी के ऑप्टिमम यूज को यूटिलाइज कर सके। तो ये 2 एरियाज जो है मुझे लगता है सबसे ज्यादा अहम है। शिक्षकों को खुद से तैयार होना है, या हम लोगों की ये भूमिका है कि शिक्षक उस प्रक्रिया में कैसे जुड़े, जिससे कि जो बच्चे जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए बच्चों के साथ उसको जुड़ाव, बच्चों का उसके प्रति जुड़ाव, शिक्षकों का बच्चों के प्रति जुड़ाव, और उनको स्कूल तक लेकर आने की बातचीत। और दूसरा कि अभी जब स्कूल बंद है और स्कूल काफी लंबे समय तक बंद रहने की आशंकाएं हैं, और हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, बच्चों को घर घर पाठशाला है या मोहल्ला स्कूल्स है, वो प्रोसेसेस बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में आए हैं, और उस कल्चर को हम लोगों को एक्सटेंड करने की जरूरत है। बट साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी का एक एक्सेस और एक्सप्लोरेशन और एक एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हुआ है, तो हमें इसको धीरे धीरे और आगे तक लेकर जाने की जरूरत है, और टीचर्स को इसके प्रति अवेयर होने की जरूरत है, और टीचर्स को अपनी खुद की स्किल्स एंड कैपेसिटीज के ऊपर बिल्ड करने की। ईशा आ गई हैं वापस, उनकी बात अधूरी रह गई थी। ईशा, आप अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, वही मैं कह रही थी कि हम लोगों को जो हम वार्षिक मूल्यांकन की तरफ, या एक जो साल में एक बार परीक्षा ले करके फिर उसको आगे बढ़ाने की बात कहते हैं, कहीं न कहीं वहां से थोड़ा सा इधर हमको सोचना होगा कि हम कंटिन्यूअस असेसमेंट की तरफ आगे बढ़ें। कंटिन्यूअस असेसमेंट मतलब आपके शिक्षक को ये पता होना चाहिए, हर कक्षा के शिक्षक को, कि मेरा बच्चा वर्तमान स्थिति में कहाँ पर खड़ा है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको आती हैं, और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें उसे मदद करने की आवश्यकता है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम कंटिन्यूअस असेसमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। यदि हम इन सारी चीजों को वर्तमान में कर रहे होते, तो मुझे लगता है ये जो प्रश्न बार बार हर वर्ग में है, सिर्फ ये कम्युनिटी में पेरेंट्स के बीच में ये प्रश्न नहीं है, बल्कि ये टीचर कम्युनिटी में भी एक प्रश्न है कि हम कैसे इनको जनरल प्रमोट कर दें, या जनरल प्रमोशन सही है या नहीं। तो शायद मुझे लगता है कि ये प्रश्न बार बार हम सबके दिमाग में नहीं आ रहा होगा। और जो ये कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात है, एनईपी भी इसको प्रमोट करती है, उसमें बहुत जोर दे करके कहा गया है कि सतत मूल्यांकन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इसी तरीके की प्रोसेस को आगे 2022-23 उन्होंने मेंशन किया है, पर अब कोविड के वजह से हो सकता है कि ये ढीले भी हो। पर उन्होंने कहा है कि इस समय हम देख पाएंगे कि सतत मूल्यांकन किस तरीके से प्रभावी हो रहा है, और सतत मूल्यांकन बच्चों को और प्रोसेस को कैसे असेस कर रहा है। तो बस यही बातचीत कहनी थी, और बाकी तो अमिताभ जी ने रख ही दिया था कि किस तरीके से आपदाओं से निपटने के लिए नई शिक्षा नीति जो है वो कुछ स्पष्ट नहीं कहती, पर हाँ, शिक्षकों को तैयार होने की बात बहुत जरूरी है। इसी पर एक सवाल और है, और मैं चाहूंगा कि अमिताभ जी इसको अगर हैं, या ईशा जो भी, कि अजीत झा का एक सवाल है कि एनईपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की भी बात है। आप लोगों के हिसाब से इससे कितना बदलाव आएगा और किस तरह के बदलाव होंगे? बहुत व्यापक सवाल है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध है अमिताभ जी कि इसका अगर संक्षेप में कुछ जवाब दे सकें। और जो मेरा सवाल था कि आगे की राह क्या देखते हैं आप लोग, आप तीन, ये मेरे ख्याल से कल्मिनेटिंग पॉइंट हो सकता है इस आज की बातचीत का। अमिताभ जी। सो आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज को डिफाइन करने की कोशिश करता है कि हमारे पास वो क्या इंफॉर्मेशंस हैं जिसके बेसिस पर हम फोरकास्ट कर पाएंगे, और उस फोरकास्टिंग के बेसिस पर हम अपने मतलब किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, और उस अपॉर्चुनिटीज के लिए किस तरह के स्किल सेट्स की जरूरत है। लोगों को जो हमारे बच्चे जो स्कूल्स में आ रहे हैं और आगे चल के जब वो
युवा बनेंगे और उसके बाद से जब वो अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहेंगे, तो उसके लिए वो कैसे तैयार हो रहे हैं। तो उस नज़रिए से मैं देखता हूँ कि हाँ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका हम लोग यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर्स में, और अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि अभी हमें क्या करना है जिससे कि हम फ्यूचर के लिए तैयार हो पाएँ। उसमें फिर अलग-अलग लोगों की ज़िम्मेदारियाँ क्या होगी, शिक्षक की क्या ज़िम्मेदारी होगी, सरकार की क्या ज़िम्मेदारी होगी, हमारे स्कूल के लेवल पर किस तरह के प्रोसेसेस और किस तरह के करिकुलम और कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अब उसको इस नज़रिए से देखता हूँ। आई थिंक आने वाले समय के लिए काफ़ी सारी बातचीत हुई है, और मैं तो अगेन वही बातें रखूँगा कि मेरे लिए अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इन बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और शिक्षक को उसके लिए तैयार होना। शिक्षक के साथ बहुत बातचीत करने की ज़रूरत है। शिक्षक भी स्कूल्स में अकेले हैं, वो भी लोनलीनेस फ़ील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बच्चे, वो उनको भी लग रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे। तो शिक्षकों से वो बातचीत की प्रक्रिया जारी रखनी, शिक्षकों को उसके लिए तैयार करना, और शिक्षक फिर बच्चों और उनके अभिभावक के साथ जुड़ाव करना, और उसमें रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को। आप लोगों के साथ बातचीत में अभी भी इतने सवाल आ रहे हैं कि मुझे लगता है एक सेशन आप लोगों के साथ मैं फिर अनुरोध करूं कि अगले रविवार या कभी भी आप लोगों के साथ रखूं। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं। आज ही मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा, श्रद्धा पांडेय जी का सवाल है कि आज ही मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि अगले 5 वर्षों में भारत में माइग्रेशन क्राइसिस आएगा, जो विद्यार्थियों को भी प्रभावित करेगा, और एनईपी भी उसी वक्त अपना प्रभाव डालेगा। पर साथ ही यह अनुमान भी है कि स्थिति शिक्षा की और भी गंभीर हो जाएगी। इस बारे में हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए? मैं कहूंगा कि इस बारे में आप लोगों के कमेंट्स संक्षेप। अमिताभ जी, आप कंटिन्यू करें। वैलोक जी, एक बार प्रश्न फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? आवाज थोड़ी सी। श्रद्धा पांडेय जी का प्रश्न है कि इन्होंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि आने वाले 5 वर्षों में भारत में माइग्रेशन क्राइसिस आएगा, जो विद्यार्थियों को भी प्रभावित करेगा। एनईपी भी उसी वक्त अपना प्रभाव डालना शुरू करेगा। और साथ ही यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शिक्षा की स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। इस बारे में हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए? जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आगे की राह क्या होनी चाहिए? आई थिंक एक जो इंटरेस्टिंग बात एनईपी में कही गई है, वो ये है कि हम किसी एक स्पेसिफिक कोर्सेज को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आई थिंक इंटरनल माइग्रेशन जो है वो बहुत हद तक पॉसिबल है, और हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होगा आगे चलकर कि हम जब हमारी ज़रूरतें हो रही है तो हम स्कूल एजुकेशन से कैसे हम वोकेशनल एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, फिर वोकेशनल एजुकेशन से कैसे हम एकेडमिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात की गई है, जहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज की बात कही गई है, आप कैसे सर्टिफिकेट करके फिर से आप एकेडमिक्स में, आप ग्रेजुएशन में जा सकते हैं, और वो उस समय के आपके नीड के हिसाब से, उस समय आपकी ज़रूरतें क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक पॉसिबिलिटीज के रूप में दिखाई गई है, और मुझे लगता है कि उस स्पेस में जो माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल कर आ रहा है कि और मैं अगर इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझ रहा हूँ तो उसका एक मायना ये है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह की बात कह रहे हैं, युवा के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, तो ये एक स्पेस जो है वो क्रिएट होगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात कह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह की बात कर रहे हैं, तो सभी जगह वो पॉलिसी एक जैसे कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, जहाँ पर कि जो पढ़ाई हमने यहाँ पर की है और उसी पढ़ाई को हम दूसरी जगह कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर अगर हमारा फिजिकल लोकेशन है वहीं पर उस पढ़ाई को कंप्लीट करें, या हमारा स्किल्स एजुकेशन है, या हमारे अपने खुद के वोकेशनल। तो वो मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन जो है अलग अलग स्टेट के साथ अलग अलग लेवल पर आगे की जो पूरी पढ़ाई है, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन को लेकर, उसके बीच में एक संबंध होना बहुत जरूरी है, और आपस में स्टेट के बीच में भी एक रिलेशनशिप होना चाहिए कि जब ये माइग्रेशन तरह के इश्यूज आएंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज आप कैसे यूथ को दे पा रहे हैं, जहाँ पर कि वो उनकी नीड के हिसाब से वो अपने आप को किसी समय किसी तरीके के शिक्षा के साथ और स्किल्स एजुकेशन के साथ वो जुड़ सकते। हमारे पास जो अभी भी लोगों के कमेंट्स और ये आ रहे हैं, तो हमें तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाना था, लेकिन हम आप लोगों के समय की कद्र करते हैं। अभिषेक, आप दिल्ली के इसके बारे में कुछ कह रहे थे, कुछ संक्षेप में अगर आप कहना चाहें। और ईशा, आप अंत में इस बहस के निष्कर्ष रूप में अगर कुछ संक्षेप में कहना चाहें। ईशा।
एक बार रिपीट करिएगा भैया। मैं कह रहा हूं कि आप दिल्ली के बारे में कुछ कह रहे थे। दिल्ली में जो शिक्षा नीति है उसमें आपने शुरू में ही कुछ कहा, और अब ये भी सुनने में नहीं, ये खबर है कि दिल्ली अपनी एक नई शिक्षा नीति ला रही है। देखिए, आप उस पर कुछ संक्षेप में कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ऐसा चीज आप बता दिए जिसमें बोलने में मुझे यूं कहे कि दर्द ज्यादा निकलता है। दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, मुझे लगता है कि इस पे ना बहुत अनबायस्ड रिसर्च होना चाहिए, स्पेशली पिछले 5 सालों के मॉडल। और उसमें 4 प्रमुख बातें हैं। एजुकेशन बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है? एजुकेशन बोर्ड की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि दिल्ली में पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारा काम हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि 10th का रिजल्ट अगर आप देखेंगे, 10th के रिजल्ट को पैमाना नहीं मानते, आप किसी भी पैरामीटर पे देखेंगे तो दिल्ली में लर्निंग आउटकम माइनस एजुकेशन हो रही है। छोटे क्लासेस में खेल तमाशे खूब हो रहे हैं हैप्पीनेस क्लासेस के नाम पे। अब बहुत सारे मैक्सिमम स्कूलों के साथ मैंने लगभग 100 से ज़्यादा स्कूलों में पर्सनली बातचीत की है बच्चों के साथ जाकर, और हमें सब जगह यही बताया गया, क्योंकि दिल्ली के स्कूलों में आज भी लगभग 10% टीचर्स की तो पूरे वैकेंट सीट है, और टोटल नंबर ऑफ जो टीचर्स हैं उसमें अप्रॉक्स 60% के आसपास में ही टीचर्स हैं जो परमानेंट टीचर्स हैं। बाकी सारे टेम्प्रोरी और एडहॉक टीचर्स वहाँ पे बहाल किए गए। तो इन स्कूलों में बहुत टीचर्स की कमी है, और उसकी वजह से जो एक्सपर्ट टीचर जो खास करके हाई स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि 10th का रिजल्ट दिल्ली में जैसे ही CBSE ने लेना शुरू किया, वैसे ही असलियत सामने आ गई कि भाई यहाँ पे पढ़ाई का लेवल बहुत खराब है। अब 10th का रिजल्ट सुधारने के लिए क्या हो रहा है, मैं आपको बहुत शॉकिंग डेटा देना चाहता हूँ, और शायद सबको पता भी होगा कि दिल्ली में पिछले खास करके 4 सालों से कंटिन्यूसली अप्रॉक्स 40% से ज़्यादा बच्चों को 9th क्लास में फेल कर दिया जाता है। 40% से ज़्यादा, और मैं अब खुद से नहीं बोल रहा हूँ, भारत नहीं, दुनिया का कोई राज्य नहीं हो, कोई स्टेट नहीं है, कोई नेशन नहीं है जो अपने 40% बच्चों को फेल कर देता हो ये कह के कि तुम इनकम्पिटेंट हो। और ये लोग फिर वो बड़ी बच्चे लंबी कहाँ जोड़े, जाते हैं? अब तो बच्चे क्या होते हैं कि मैक्सिमम बच्चों के दोबारा रीएडमिशन नहीं देते। एक साल इन्होंने ना एक कार्यक्रम चलाया था, मैं नाम भूल गया अभी, उसमें ना विश्वास ग्रुप बनाया था। 3 तरह का ग्रुप सेग्रीगेट किया था, क्योंकि दिल्ली सरकार को चलाने वाले ज्यादातर लोग वैसे ही लोग हैं जो सेग्रीगेट करके पढ़ाने में ज्यादा बिलीव करते हैं। उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, विश्वास ग्रुप, और उस विश्वास ग्रुप के लगभग 60,000 से ज्यादा, 60 to 70,000 के आसपास में बच्चे थे। उनको कहा गया कि अब कल से तुम मत आना स्कूल, अब तुम पढ़ोगे पत्राचार से, ओपन से पढ़ाई करोगे। और उनमें से ये प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि केवल 2% बच्चे पास आउट हो पाए, और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। तो बच्चे लगभग 40% से ज्यादा बच्चों को निकाल देते हैं क्लास 9th में। जो बच्चे 10th में जाते हैं, 10th के बाद दिल्ली में ऑप्शंस बहुत कम है। आपको अप्रॉक्स 30% स्कूल है जहाँ पे साइंस एजुकेशन अवेलेबल है, तो बच्चों को साइंस में एडमिशन नहीं मिलता। आर्ट्स में भी बहुत तरह के मिनिमम पासिंग मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया लगा देते हैं जिसमें से बच्चों का एडमिशन ही नहीं, असंभव हो जाता है। दिल्ली के स्कूलों में एरिया बांट दिया गया है, उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में आप एडमिशन ही नहीं ले सकते, ऐसे भी क्राइटेरिया यहाँ पे है। आपको पता चलेगा कि 10th के बाद भी कुछ बच्चे छट गए, जो 11th में गए तो वहां भी 1/3 खास करके 20% के आसपास में बच्चों को वहां भी निकालते। तो ये जो बच्चे, जो बोर्ड बनाने का जो आइडिया है, बोर्ड बनाने का आइडिया कुछ और नहीं है, इंटरनल अरेंजमेंट है कि कैसे रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जा सके और रिजल्ट को इम्प्रूव कर दिया जा सके। ये अभिषेक, एक बड़ा शॉकिंग चीज है। हाँ अभिषेक, आप जो बातें कह रहे हैं वो बड़ी शॉकिंग भी हैं, और थोड़ा बहुत मुझे पता था, लेकिन इस पर हम आपसे एक तो बनता है कि केवल दिल्ली के बोर्ड और दिल्ली की शिक्षा पर हम लोग चर्चा करें। आज का विषय चूंकि हमारा NEP, कोविड और स्कूली शिक्षा था, मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों की जो भी बातें हुई उसमें से 2-3 चीजें निकली जिसमें मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि समुदाय के पास ओनरशिप हो स्कूलों की, स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन हो, इस पर भी जरूरी है। कोविड काल में जो आपदा है उसको अगर मैं सही समझ पाया हूँ, जो हमारे वक्ताओं ने कहा, तो आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत भी है और मौका भी है। अगर इसमें और कुछ चीजें जोड़ना चाहें तो 1-1 मिनट के लिए मैं अब मंच दे रहा हूँ। ईशा से शुरू करेंगे, ईशा, अमिताभ जी और फिर अभिषेक, उसके बाद हम इस चर्चा को खत्म करेंगे।
बस बहुत जरूरी बातचीत, इतने सारे प्रश्न हैं, इतनी सारी दिमाग में संदेह हैं, एनईपी है, कोविड है, तो क्या कुछ होगा। तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब हमारे पास कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन प्लान आ जाएगा सरकारों का। और जो एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन की बात कह रहे थे, जो आने वाले 1-2 साल के अंदर डिजाइन होके आ भी जाएगी, एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन, जो पूरी इस पॉलिसी के आधार पर होगी, तो हमारे सारे डाउट जो हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें हमारे ग्राउंड में दिखने वाली हैं एक्चुअली। तो बस यही बातचीत थी। आगे अमिताभ जी और अभिषेक जी इस पर जोड़ सकते हैं। अमिताभ जी, आपका पार्टिंग। हाँ, मैं जस्ट ईसा की बात को कंटिन्यू करते हुए, आई थिंक अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। दो चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। एक कि जो भी कुछ हम लोगों ने प्लान बनाया है उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है और हम लोग उसके लिए अपने रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज कर पा रहे हैं, चाहे वो टीचर रिक्रूटमेंट से लेकर हो, टीचर्स की कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एट स्कूल लेवल की बात की, वो बहुत सारी चीज़ों में एक तो वो है। और दूसरा कि हम अपने जो स्टेक होल्डर्स ग्रुप हैं जो, और आई थिंक अभिषेक जी ने इसके बारे, ईशा जी ने इसके बारे में बात की थी कि कैसे हम स्कूल कैंपस की बात करें, क्योंकि स्कूल कैंपस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो है कि हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पा रहे हैं। कि एक पंचायत में एक स्कूल कैंपस होगा जहाँ पर कि मिडिल स्कूल, ICDS, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल सभी होंगे, और वो अब जहाँ पर टीचर की संख्या कम है वो टीचर्स को कैसे आगे ले वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आई थिंक वो एक सुनने में और देखने में बहुत ही लुभावना कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली आप जो है डिसेंट्रलाइज जो है आप पंचायत लेवल तक लेकर जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पंचायत लेवल तक लेकर जा रहे हैं। हम इसके एग्जीक्यूशन को देखना चाहेंगे और इसके डिसीजन मेकिंग को कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे इन आइडियाज को डिसीजंस में कन्वर्ट कर रही है और इसको एक्शंस पे। अभिषेक, आपका पार्टिंग कमेंट। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो माइनस टेक्नोलॉजी एजुकेशन नहीं रहने वाला है। और अमिताभ जी एक बता रहे थे कि टीचर्स को तैयार होना पड़ेगा, सोसाइटी को भी तैयार होना पड़ेगा। लोग नीड भी समझ पा रहे हैं। आज के बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो स्मार्टफोन भले ही कम पैसे का हो लेकिन खरीद के अपने बच्चों के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको डोनेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी नीड समझ में आ रही है कि भाई ये अगर लंबा खिंचा तो दिक्कत हो जाएगी। तो माइनस टेक्नोलॉजी चीज़ें नहीं होने वाली। सरकार को भी तैयारी करनी पड़ेगी ताकि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा इनेबल कर पाए। और भारत नेट प्रोजेक्ट है भारत सरकार की, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम हो रहा है गांव-गांव में, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी ऑफ जगह नेट इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। तो मुझे काफ़ी होप है कि टेक्नोलॉजी के साथ-साथ में उसका एक्सेस भी होना, क्योंकि आजकल डिजिटल डिवाइस नहीं है लोगों के पास, है तो डेटा नहीं है, डेटा है तो कनेक्टिविटी नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है और उस डायरेक्शन में देश अगर आगे बढ़ेगा तो बहुत फ़ायदा होगा। सेकेंड चीज़ कि ऑनरशिप वाली बात है। मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक सोसाइटी शिक्षा को ओन नहीं करेगी, एजुकेशन को ओन नहीं करेगी, हम सरकार और ये सिस्टम और 50 तरह के नियम कानून बनाने से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं ला पाएंगे। फिर से ऑनरशिप को लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है ट्रस्टीशिप का मॉडल जब तक हम इंडिया में नहीं ला पाएंगे, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला ही नहीं है। प्रयोग ही चलता रहेगा, हम बहुत इम्पैक्ट नहीं ला पाएंगे और किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होंगे। कोई अभिषेक हो सकता है, कोई और हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों वक्ताओं का। आप लोगों ने समय निकाला और मुझे लगता है कि मैं जल्द ही आप तीनों से अनुरोध करूंगा कि एक और सेशन आप लोग करें, क्योंकि कई सारे सवाल अधूरे रह गए हैं, कई सारी जिज्ञासाएं लोगों की अधूरी रह गई हैं। बावजूद इसके एक बेहद ज्ञानवर्धक और संतुलित बातचीत के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद वैलोज जी, धन्यवाद।